नमस्कार। कार्यक्रम में आप सभी दर्शकों का स्वागत है, अभिनंदन है। कहा गया है कि माधुर्यमेव जन्येनम मधुमक्षिकासौ श्रुत्वा वचः सृजन्ति। अर्थात जिस प्रकार से सत्पुरुष कड़वे और मीठे शब्दों को श्रवण करने के पश्चात भी हमें सद्गति की प्रेरणा देते हैं, उसी प्रकार जो मधुमक्खी है वह मीठे और कड़वे दोनों ही रसों को ग्रहण करने के पश्चात हमें मिठास यानी शहद देती है। जी हाँ दर्शकों, आज हम मधुमक्खी पालन के ऊपर ही इस कार्यक्रम में चर्चा करने वाले हैं। कृषि, बागवानी और मत्स्य पालन ये तो कृषि उद्योग के घटक है ही, परंतु मौन पालन जिसे हम मधुमक्खी पालन भी कहते हैं, उसमें रोजगार की क्या संभावनाएं हैं, इस विषय पर आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। और हमारे कार्यक्रम में आज विशेष रूप से आमंत्रित हैं, जिसे हम एक सफल किसान यानी प्रोग्रेसिव फार्मर भी कह सकते हैं, श्रीमती रीना देवी जी। रीना देवी जी, आपका कार्यक्रम में स्वागत है, अभिनंदन है। धन्यवाद जी। श्रीमती रीना देवी जी जिला व तहसील शिमला के ग्राम हलोट क्षेत्र से संबंध रखती हैं। यह कृषि कार्य तो करती ही हैं, परंतु साथ में इन्हें जो ये मौन पालन जिसे हम बी कीपिंग भी कहते हैं, उसकी प्रेरणा भी मिली। प्रेरणा कहाँ से मिली, इन्हीं की जुबानी हम सुनना चाहते हैं। तो रीना देवी जी, जैसा कि आज का हमारा विषय है कि इस व्यवसाय में क्या संभावनाएं हैं, मैं सबसे पहले आपसे जानना चाहूँगा कि आपने इस व्यवसाय को कैसे चुना और कब चुना। आपका जो प्रश्न है व्यवसाय का चुनाव, ये बहुत अच्छा है। कृषि, पशुपालन ये मैं करती हूँ। फिर आई मौन पालन की बारी। हमारे जो पंचायत में है वो एक हमारे ब्लॉक की तरफ से एक शिविर लगा था, जिसमें उद्यान विभाग के कुछ कर्मचारी आए थे। उन्होंने इस मौन पालन के बारे में जानकारी दी थी और वहीं से मैंने सोचा कि मैं इस कारोबार में इसमें अपना पाँव रखूँगी और काम शुरू करूँगी। रीना देवी जी, जैसा कि हमें पता लगा कि आप स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई थी, और नेचुरली जब सेल्फ हेल्पिंग ग्रुप से कोई भी महिला जुड़ी होती है तो उन्हें अपनी पंचायत स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर अक्सर जो है किसी न किसी कार्य से संबंधित जाना पड़ता है। तो आपके कहने का मतलब है कि वहाँ पर उद्यान विभाग के जो अधिकारी आए थे, हाँ उनसे प्रेरित होकर के, हाँ जी, या जो उन्होंने जानकारी दी उनसे प्रेरणा प्राप्त करके आप इस व्यवसाय की ओर जुड़ी। हाँ जी। कब आपने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया? 2018 में मैंने इस व्यवसाय को प्रारंभ किया है। जी। हाँ जी। क्या इसके लिए कोई सरकार की उस समय योजना थी जब जिससे आप प्रेरित होकर के, क्योंकि देखिए किसी भी व्यवसाय को प्रारंभ करने से पहले एक तो हमारी मानसिकता जिसे हम कहते हैं कि हमारा कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, दूसरे इकोनॉमिकल जैसे आर्थिक कहते हैं वो भी एक सुदृढ़ होनी चाहिए, क्योंकि कोई भी व्यवसाय प्रारंभ करने से पहले उसमें कितना धन लगना है, कितनी धनराशि से वो प्रारंभ होना है, इन सब बातों का ध्यान रखना बहुत ही आवश्यक होता है। और ग्रामीण परिवेश में से इसकी ज़्यादातर जो है बहुत ही आवश्यकता होती है। तो किस योजना के माध्यम से आपने इसको प्रारंभ किया? मेरा जो आपने ठीक कहा कि जो हमें ये सब कुछ देखना होता है जब हम व्यवसाय का चुनाव करें, परंतु मेरा ऐसा नहीं था। जब मैंने ये चुनाव किया तो मुझे पता चला कि एक ये प्रशिक्षण होना है। 2018 में उद्यान विभाग से मैंने ये प्रशिक्षण लिया और उन्हीं की सहायता से ये कार्य मैंने शुरू किया है। जी। तो रीना दी जी, उस समय कोई योजना थी सरकार की? ये जो योजना थी उसका नाम था मधु विकास योजना। उसके तहत मैंने ये प्रशिक्षण लिया था जो 2018 में चली थी। जी। क्योंकि देखिए रीना जी, मैंने इसलिए ये प्रश्न किया क्योंकि जब हम अपने प्रदेश के संदर्भ में बात कर रहे हैं, वैसे तो देखिए राष्ट्रीय मधुमक्खी बोर्ड और नाबार्ड के माध्यम से भी इस ओर जो भी प्रेरित होना चाहता है, जो व्यवसाय को अपनाना चाह रहा है, उनको जो है एक सब्सिडी भी दी जाती है और आर्थिक सहायता भी मुहैया करवाई जा रही है। तो आपके कहने का मतलब है कि जो 2018 में हमारे प्रदेश सरकार की योजना आई, उसको देखते हुए आपने इसको प्रारंभ किया। हाँ जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा,
क्योंकि मधुमक्खी का जो ये पालन है, व्यवसाय है, थोड़ा हट करके है। हाँ जी। क्योंकि मधुमक्खी को हम इस दृष्टिकोण से भी देखते हैं, क्योंकि इनसे जो डंक इत्यादि भी लगता है ये भी मनुष्य के लिए घातक, तो इसलिए अपने आप में एक खतरनाक व्यवसाय भी है। नहीं, जो ठीक कहा आपने, घातक अगर हमें बहुत सारी काट ले तो, परंतु अगर एक काटे, 2 काटे, तो हमारे जो पुराने बुजुर्ग थे तो वो बोलते थे कि ये डंक ठीक है, इससे बुखार नहीं होता। तो ये पुरानी कहावतें हैं। आपके कहने का मतलब है कि ये हमारी पुरानी किंवदंती है कि वो एक शुभ सूचना का भी संकेत होते थे। हाँ जी। जी। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम इसका पालन करते हैं तो सर्वप्रथम आपसे मैं प्रजातियां जानना चाहूँगा। जब इस व्यवसाय की ओर कोई जुड़ना चाहता है, संभावनाएं देखता है, तो कौन कौन सी इसकी ऐसी प्रजातियां हैं जिसमें जो मधुमक्खी पालन किया जा सकता है? जो हमारी प्रजातियां हैं, जब हम एक प्रशिक्षण लेते हैं तो उस प्रशिक्षण के दौरान हमें ये सारी बातें बताई जाती है कि कैसे आप इसको शुरू करेंगे, कौन सी प्रजातियां हैं। और ये जो हमारी प्रजातियां हैं जो आपने मुझसे पूछी है, ये 4 तरह की हमारी प्रजातियां हैं। एक जो हमारी है एपिस मेलिफेरा है, और इंडिका है जिसको हम अपनी लोकल भाषा में बोले तो माऊ भी बोलते हैं। एपिस डॉर्सेटा है जिसको हम अपनी भाषा में भौरी बोलते हैं, और एक लिटिल हनी बी जो चौथी प्रजाति है। ये 4 प्रजातियां हैं मधुमक्खियों की में। हाँ जी। अब हम रीना जी एक एक करके, क्योंकि देखिए हमारा किसान, बागवान या जो भी इस व्यवसाय से जुड़ना चाह रहा है उसकी एक उत्सुकता भी होगी, जिज्ञासा भी होगी कि वो इस ओर अपने ध्यान को आकर्षित करे और जानकारी प्राप्त करे आपके माध्यम से। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा, जो आपने एपिस मेलिफेरा की बात करी, ये कौन सी मधुमक्खी है, इसका पालन किस प्रकार किया जाता है? एपिस जो मेलिफेरा है ये इटालियन मक्खी है, हम इसे इटालियन मक्खी के नाम से भी जानते हैं। तो इसको हम आराम से पाल सकते हैं। इनका जो पालन पोषण होता है वो एक बक्से में किया जाता है, जिसमें कि 9 फ्रेमें होती है और एक फीडर होता है। फीडर मतलब उनमें कुछ खाना उनको देने के लिए एक होता है, उसको हम फीडर बोलते हैं। तो जो एपिस मेलिफेरा मक्खी है ये बहुत शांत स्वभाव की होती है। इसको हम आराम से पाल सकते हैं, अपने घर में रख सकते हैं, इसका बक्सा अपने खेतों में रख सकते हैं, मतलब जहाँ पे फूल हो या जहाँ पे अच्छी आपको लगता है कि सूर्य का प्रकाश भी हो, छाया भी हो, ऐसी जगह में हमारे को इसका बक्सा रखना है। जी। क्योंकि रीना देवी जी देखिए, मधुमक्खी एक जो हमारे मन में एक सबसे बड़ा, चाहे इसको आप भ्रम मान लीजिए कि हमें इससे केवल मात्र शहद मिलता है। मधुमक्खी से शहद नहीं मिलता, शहद के साथ मोम की भी प्राप्ति होती है, इसके साथ प्रोपेले की भी प्राप्ति होती है और वैक्स की भी प्राप्ति होती है। तो मैं ये समझता हूँ कि मधुमक्खी पालन से हम एक उत्पाद नहीं लेकिन अन्यत्र उत्पाद भी प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल। हाँ जी। अब आपने बात करी थी इंडिका। हाँ जी। वो कौन सी मधुमक्खी है? इंडिका जो मधुमक्खी है वो, ये तो एक वैज्ञानिक नाम है इंडिका, पर हमारे जो गाँव में है इनको माऊ के नाम से जाने जाते हैं। ये जो मक्खी है, जो हमारे प्राचीन काल से जो, मतलब ये मक्खी ऐसी मक्खी है जिसको हम प्राचीन काल से पाल रहे हैं। जो हमारे पहले मिट्टी के घर होते थे गांव में, मिट्टी पत्थर से बने होते, तो एक हमारे बुजुर्ग होते थे, उन्होंने उसमें एक छोटा सा घर बनाया होता जिसको हम तीरा बोलते थे। तो उसमें वो अपना घर आराम से लगाते, अपना छत्ता मतलब आराम से लगाते थे। परंतु जब जैसे जैसे आधुनिकीकरण हो रहा है तो अब मिट्टी पत्थर की जगह ईंट सीमेंट ने ले ली है, और ये मतलब थोड़ा कम हो गया है अब इनको पालना भी। तो वैसे इसकी प्रजाति अब थोड़ी विलुप्त होती जा रही है, इंडिका मक्खी। हाँ जी। देखिए, तभी कहा जाता है कि बीज दैट हैव हनी इन देयर माउथ्स हैव स्टिंग इन देयर टेल्स। अब हम बात करते हैं एपिका डॉर्सेटा की। एपिस डॉर्सेटा, ये जंगली मक्खी है, जो हमारी लोकल भाषा में इसको भौरी बोलते हैं। मतलब बहुत गांव में तो ये लगती है जैसे ऊंचे हमारे पेड़ हो गए, हमारे पहाड़ है या नदी नाले, मतलब जहां पर हम बहुत मुश्किल से पहुंचते हैं, ऐसी जगह में ये अपना घर बना लेती है। तो इनको पालना तो बहुत मुश्किल है, मतलब इनको नहीं पालते, ये तो ऐसे ही मतलब ऊंची जगह पर अपना घर बनाती है, और इनका शहद भी निकालना थोड़ा मुश्किल होता है। इनका जो स्वभाव होता है ना वो थोड़ा एग्रेसिव होता है। आपके कहने का मतलब ये जंगल में ही अपना घर बनाती है? हाँ, जंगल में ही जी। और जिसे इनको हम पाल नहीं सकते हैं। हाँ जी। रीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, आपने कहा क्योंकि ये जंगल में होती है, घर में पाल नहीं सकते हैं, तो क्या इसका जो शहद इससे प्राप्त होने वाला उत्पाद है वो हमारे लिए एक स्वास्थ्यवर्धक होता है? वो क्या उपयोगी होता है कि नहीं होता है?
स्वास्थ्यवर्धक तो हमारे लिए बहुत होता है, पर ये फिर स्वास्थ्यवर्धक तब होगा ना जब हम उसे निकाल पाएंगे। अब जो हमारे बुजुर्ग लोग थे वो तो मतलब ऐसा काम करते थे, उनको ये आइडिया था कि किस तरह से हमें निकालना है, या फिर अभी भी जो हमारे गांव में कुछ लोग होते हैं वो निकालते हैं, तो इसका शहद भी बहुत गुणकारी रीना होता जी, है। आपने एक बात करी प्रशिक्षण की, हाँ तो जी। क्या प्रशिक्षण के माध्यम से शहद निकालना नहीं सिखाया जाता है? प्रशिक्षण के माध्यम से शहद निकालना सिखाया जाता है, परंतु एपिस मेलिफेरा इंडिका ये दो मक्खियाँ दो हैं मक्खियों के ऊपर जिनको हम पाल रहे हैं, इनका हम आराम से निकाल सकते हैं, पर जो एपिस डॉर्सेटा है इनको बहुत मुश्किल थोड़ा होता मुश्किल है। है, जी। हाँ जी, इसमें और प्रशिक्षण में भी मुझे ये नहीं सिखाया गया कि आप ये रिस्क ले। जी, ठीक है, हाँ बिल्कुल जी। सही कहा। और रिस्क लेना भी नहीं, वैसे तो कहते हैं कि जीवन में रिस्क लेना चाहिए, लेना पर चाहिए, लेकिन हाँ जी। आपकी बात सही है कि कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जिस पर हम यदि ज्ञान की अनभिज्ञता हो तो वहाँ जी। पर हमें हाथ नहीं डालना हाँ चाहिए। जी। मैं आपसे जानना चाहूँगा, लिटिल हनी बी की आपने बात करी, इससे ये क्या है? जो लिटिल हनी बी है, इनका शहद बहुत ही गुणकारी होता है, पर ये हमारे हिमाचल में नहीं होता, ये हमारे मैदानी इलाके की मक्खी है, बहुत छोटी होती है। एपिस मेलिफेरा थोड़ी बड़ी होती है, इससे भी छोटी होती है हमारी ये लिटिल हनी बी, इनका नाम ही छोटी मक्खी है, और जो इनका शहद है वो बहुत गुणकारी होता है। हाँ जी। तभी कहते हैं कि यदि शहद की तरह परिणाम लेना है तो मधुमक्खियों की तरह एक होना सीखिए। बिल्कुल। अब मैं आपसे जानना चाहूँगा, ये तो हमने बात कर दी कैटेगराइजेशन, वर्गीकरण, प्रजातियों की बात, हम इनका पालन किस प्रकार कर सकते हैं इन मक्खियों का? मैं चाहूँगा आप हर प्रजाति की मक्खी के विषय में बताइए कि कहाँ पर किया जाना चाहिए, कितने, कोई इसमें स्पेसिफिक कोई मापदंड है, कोई ऐसे पैरामीटर्स है कि इतने क्षेत्रफल में होना चाहिए, किस प्रकार इसका रखना, इसके ऊपर आप जो है बताइए। जो मैंने आपको 4 प्रजातियां बताई, इसमें सिर्फ 2 प्रजातियां हैं, एपिस मेलिफेरा और हमारी इंडिका। इन 2 को ही हम पाल रहे हैं, और जो एपिस मेलिफेरा है उसका मैंने आपको बताया है कि बक्सों में पाली जाती है और 9 फ्रेमें होती है इसमें, और एक फ्रेम, मतलब आपको ढांचा बताऊंगी, एक फ्रेम लकड़ी की बनी होती है और उसमें मोम की शीट लगाई जाती है जिसमें कि मक्खी अपना घर बनाती है, और इसी तरह से वो फूलों से रस लाके अपना इसमें घर बनाती है। और जो फिर आपकी इंडिका है वो तो तीरे में ही लगती है, पर वो उसको भी बक्से में पाला जा सकता है अगर हमारा प्रशिक्षण अच्छा है। अगर कोई पालने वाला है तो उसको बक्से में भी पाला जा सकता है। मैंने खुद भी 2 बक्सों में इनको पाला है, इंडिका मक्खी को। हाँ जी। और आपका कहना बिल्कुल सही है, जो हमारी मधुमक्खी होती है वो पॉलिनेशन, क्योंकि देखिए जब पौधे की जो ग्रोथ है उसके लिए पॉलिनेशन होना, परागकण होना बहुत ज़रूरी है। हाँ, और मधुमक्खी किसका सबसे महत्वपूर्ण जो है घटक होता है। हाँ जी। तो क्या, जैसा आपने कहा कि इनको बक्सों के अंदर पाला जा सकता है, इन बक्सों की कोई स्पेसिफिकेशंस होती है, कितनी मधुमक्खियाँ इनमें एक समय में पाली जा सकती है, इस विषय पर भी आप थोड़ा सा बताइए। एपिस मेलिफेरा की ही बात करूँगी। इसमें एक बक्से में अगर आपका बक्सा अच्छा है, मतलब आपकी देख रेख अच्छी है उसकी, और आपके जो भ्रूण है वो सही से चल रहा है, तो 15 से 20 हज़ार मक्खियाँ एक बक्से में आराम से पल सकती है। जी। हाँ जी। पालन के समय देखिए सावधानियाँ हर जगह, हम पशु पालते हैं तो भी सावधानियाँ रखते हैं, कृषि करते हैं तो भी सावधानियाँ रखनी पड़ती है। इनके लिए कौन कौन सी सावधानियाँ, किस तरह की जो है सफाई व्यवस्था होनी चाहिए, इस पर भी आप दृष्टिकोण डालें। जो हमारा बक्सा है, जैसे हम अपना घर को, अपने रूम को साफ़ करते हैं, हमें वैसे ही इस बक्से को भी साफ़ करना है। अगर आपके पास समय नहीं है तो 10 से 12 दिनों के बीच में आप बिल्कुल इसको साफ़ कर ले, आप इनको खोलें और देखें कि कहीं कीड़ा, मतलब इसमें एक मोम से ही बनने वाला एक कीट लग जाता है, वो तो नहीं लग गया है। तो अच्छी तरह से फ्रेमों को बाहर निकाल के उसको आप सल्फ़र के पाउडर से उसको अच्छी तरह से साफ़ कर ले 10 से 12 दिनों के अंदर में। अगर आपका बरसात का टाइम है तो आप ये देखें, बरसात का टाइम हो या अदर सीज़न में अगर बारिश हो रही है, जैसे आजकल भी हो रही है, तो कई बार इसके ऊपर जूट की बोरियां रखी होती है, ढक्कन के नीचे जूट की बोरियां होती है। अगर बक्से के अंदर पानी चला जाता है तो वो जूट की बोरी गीली हो जाती है। अब जब वो गीली हो जाएगी तो मधुमक्खियों को ठंड भी लगेगी, ठंड से भी मक्खियाँ मरती है। तो मतलब ये जैसे हम अपना ध्यान रखते हैं, बिल्कुल सेम वैसे ही उनका भी ध्यान रखना पड़ता है। जी। हाँ जी। रीना जी, हमारे जो प्रदेश की भौगोलिक परिस्थितियाँ हैं वो बिल्कुल भिन्न है। कहीं ऊंचे पर्वतीय, मध्यम पर्वतीय, निम्नतम क्षेत्र, मैदानी इलाके। क्या जो ये मधुमक्खी पालन है, जिसे हम मौन पालन भी कहते हैं, क्या इसका पालन सभी क्षेत्रों में एक समान किया जा सकता है या कोई
तापमान के दृष्टिकोण भी जो है इसके अंदर कोई जो है मापदंड बनाए गए हैं? तापमान का मापदंड तो मैं आपको नहीं बता पाऊंगी सही से, लेकिन फिर भी अगर आपने ये क्योंकि पूछा है, मैंने मैदानी इसलिए ये इलाके- प्रश्न किया, माइग्रेशन मैंने सुना हाँ, है, माइग्रेशन। मधुमक्खियों हाँ की जी। माइग्रेशन होती है, उसके पीछे क्या कारण रहता है? ये हमारा कारण है कि अगर आजकल हिमाचल में फूल नहीं है, या मेरे खेतों में फूल नहीं है, या मेरे आसपास बगीचे में फूल नहीं है, तो अगर हमें लगता है मैदानी इलाके में अच्छी फसल है, सूरजमुखी का फूल है, तोरिया है या सरसों है, हमें अच्छा शहद चाहिए, तो माइग्रेशन के लिए हम वहाँ पे मक्खियों को ले जाते हैं। उससे हमें ये होता है कि शहद की मात्रा अच्छी मिलती है। अब मधुमक्खियाँ जो है, जैसे इंडिका है, इंडिका का शहद हम साल में सिर्फ 2 बार निकाल पाते हैं हिमाचल में, पर जो हमारी मेलिफेरा है माइग्रेशन के लिए जा रही है, तो वो हमारे कई बार 15 दिनों में भी हम शहद निकालते, अगर वो अच्छा कार्य कर रही है और फूल अच्छा है तो शायद 15 दिनों में भी निकल रहा है। जी, हाँ जी। आपने कहा कि पॉलिनेशन के लिए मधुमक्खियों को जो है माइग्रेट किया जाता है, हाँ जी। लेकिन जब आप माइग्रेट के लिए मधुमक्खियां देते हैं, कई बार ऐसा होता हम देखते हैं कि पौधों से उनका जो है खुराक उनको नहीं मिल पाती, भोजन नहीं मिल पाती। उन परिस्थितियों में किस तरह से जो है मधुमक्खियों को जो है आहार दिया जाता है? जब ये ऐसा टाइम होता है, हम इसे ऑफ सीज़न कहते हैं, कई बार होता है कि फूल नहीं है, उस टाइम भी हमें मक्खियों को जीवित रखना है, तो हम उसके लिए एक चीनी का घोल बनाते हैं, और जो हमारे बक्से में फीडर है उसको चीनी के घोल को की मात्रा होती है कि बक्से में कितनी डालनी है, उस मात्रा में हम उसको मिलाते हैं और फीडर में डालते हैं, ताकि कम से कम वो चीनी खा के जीवित रह सके। परंतु आजकल जो एक धारणा है कि जो बी कीपर्स है वो मधुमक्खियों को चीनी का घोल खिलाते हैं और उससे वो शहद भी वाइट शहद सफ़ेद दाने वाला शहद निकल जाता है कि वो चीनी वाला शहद है। तो ऐसा नहीं है। जो बी कीपिंग में काम कर रहे हैं उनको अच्छी तरह से पता है कि शहद दाने वाला होता है, या अब तो मतलब जागरूकता बहुत अधिक हो चुकी है, परंतु फिर भी ये धारणा है। चीनी से वो सिर्फ जिंदा रहती है, अपने खाने के लिए भोजन होता है उनके लिए, शहद नहीं बनाती वो चीनी से। शहद तो सिर्फ फूलों के रस से बनता है। जी हाँ जी। आपने कहा बी कीपिंग के समय में बहुत सी हमें सावधानियां भी रखनी पड़ती है। कौन कौन सी ऐसी सावधानियां? क्योंकि देखिए, जब आप उसकी सफाई व्यवस्था करेंगे तब भी आपको उसमें रिस्क है। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि जिस समय आप उसकी सफाई व्यवस्था करते हैं या उन बक्सों को साफ़ करते हैं या उनमें मधुमक्खियों की ब्रीडिंग को बढ़ाते हैं, तो उस समय कौन कौन सी जो है आपको सावधानियां बरतनी चाहिए और किन किन उपकरणों का प्रयोग करना चाहिए? जब हम एक प्रशिक्षण लेते हैं, बिना प्रशिक्षण के मधुमक्खी के डब्बे के बक्से के पास आप मत जाए, क्योंकि वो आपके लिए भी घातक है और साथ में मधुमक्खी के लिए भी घातक है। जी बिल्कुल। तो मेरा मानना यही है, जब अच्छा प्रशिक्षण होगा, अच्छा बी कीपर होगा, तो उसे मालूम है कि मुझे क्या करना है। फिर भी आपने पूछा कि टूल्स क्या है, तो अगर मैं मधुमक्खी की बक्से की सफाई कर रही हूँ तो मुझे वीवेल चाहिए, जिसे हम कैप कहते हैं, टोपी, और ग्लव्स चाहिए और फुल शूज़ चाहिए, ताकि मक्खियाँ हमें ना काट ले, और अगर थोड़ा बहुत काट भी ले तो ज़्यादा मात्रा में ना काटे। अगर ज़्यादा मात्रा में काट लेती है मक्खियाँ तो हमें भी दवाई लेनी पड़ती है। ये हमें सावधानियाँ रखनी है कि हम जब डब्बे के पास जाए। और एक सबसे बड़ी जो बात है कि होता है ना, टाइम देखना, मौसम देखना पड़ता है कि हमें कब उसके पास जाना है, उसका वो हमें वो देखना पड़ता है। शांत स्वभाव में है तभी उसके पास जाए। ये ना हो कि वो मतलब बाहर निकली है सारी, उस टाइम आप उसमें चले जाए, उनको देखने चले जाए या सफाई करने निकल जाए। आपके कहने का बिल्कुल सही तात्पर्य है। कहते हैं कि हम जहर भी हैं, शहद भी हैं, केवल हमें अपने व्यवहार को बदलने की ज़रूरत है। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हमारी मधुमक्खी के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण होगा तो वो भी सकारात्मकता रखेगी। जी। अन्यथा फिर तो आपको पता ही है कि जितना प्यार हम करेंगे उतना प्यार वो भी हमें करेंगे। हाँ जी। रीना जी, मैं आपसे जानना चाहूँगा, जब हम शहद की बात कर रहे हैं, क्योंकि देखिए व्यावसायिक दृष्टिकोण से इसको किस तरीके से अपनाया जाए, तो आज जब हम शहद की बात करते हैं तो क्या उसका मार्केट रेट है, या जैसा आपने कहा कि हम एक बक्से में इतनी मधुमक्खी, तो कितना शहद हम उससे प्राप्त कर पाते हैं? क्योंकि जब हम आर्थिक दृष्टिकोण से बात करते हैं, व्यावसायिक दृष्टिकोण से, तो हमें उसमें इकोनॉमी भी देखनी है कि, तो उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? अब कोई लेबर की दिक्कत, क्योंकि देखिए जब हम कोई काम करते हैं तो श्रम की दिक्कत भी आती है, तो इस तरह की कोई समस्या भी आपने देखी मधुबा? हाँ जी, मैं SHG से जुड़ी हूँ,
तो मुझे ये दिक्कत नहीं आई कि मेरे जब शहद हमारे पास है तो मैं कहाँ उसे बेचूंगी, क्योंकि मेरी जान पहचान की मेरी बहुत सी बहनें हैं और ऐसी होती है कि हमें चाहिए तो हमारा शहद बिक जाता है। ये पैकिंग और मार्केटिंग की दिक्कत नहीं है हमें, पर फिर भी किसी और मतलब जो होती है तो वो तो हमें खुद ही अपनी मार्केट बनानी पड़ती है। और जो आपने कहा कि जो आर्थिक आय, तो हमारा जो मैं आपको एपिस मेलिफेरा उसका जो शहद है वो 500 रुपये किलो और जो इंडिका है उसका 700 रुपये किलो ये मैं बेचती हूँ। मैं आपसे एक जो मेरे मन में इसको आप समझ लीजिए, शायद जिज्ञासा दर्शकों की भी होगी कि जब हम एक बार मधुमक्खी से शहद निकाल लेते हैं उसके कितने अंतराल के पश्चात वो पूरा शहद देने के लिए फिर तैयार हो जाती है? ये मैंने आपको बताया ना, मधुमक्खियाँ जो हमारी एक बक्से में मधुमक्खियाँ हैं उनका ये जीवन काल पे निर्धारण करता है कि वो किस परिस्थिति में कितना श्रम कर रही है। अगर फूल अच्छा है, मधुमक्खी स्वस्थ है, तो मैंने आपसे पहले बताया है कि वो 15 दिन में भी शहद तैयार करेगी। अगर हमारा डब्बा अस्वस्थ है, मधुमक्खियाँ ठीक नहीं है, वो काम नहीं कर रही, वर्कर श्रमिक मक्खी कम है, तो वो फिर तो वो शायद 6 महीने में भी निकाल पाएगी। हाँ जी। तो कहने का मतलब है कि जितना उसको फीड होगा उतनी वो फीडबैक मिलेगी हमें। हाँ जी। यही यदि अगर उसको साइंटिफिक थंब रूल से देखें। हाँ जी। मैं आपसे जो अगला प्रश्न आपसे करना चाहता हूँ, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि जब हम प्रशिक्षण की बात करते हैं तो इसके लिए कौन सा संबंधित विभाग, मैं समझता हूँ शायद उद्यान विभाग ही होगा। हाँ जी, उद्यान विभाग है। तो उस प्रशिक्षण को लेने के लिए जो भी इस व्यवसाय में जुड़ना चाहता है उसके लिए क्या औपचारिकताएं रहती है और कहाँ उसको आवेदन करना पड़ता है? क्योंकि आपने भी देखिए कहीं ना कहीं संबंधित रही होगी, इस पर आप क्या कहना चाहेंगे? जो हमारा उद्यान विभाग है वहाँ से हमें अच्छा प्रशिक्षण मिलता है। और अगर महिलाएं एसएचजी में जुड़ी है, मतलब हमारे गांव में ही अगर हमारा 30 से 35 महिलाओं का ग्रुप है, तो हमारा यूको आरसीटी शिमला ये भी अब प्रशिक्षण करवा रहा है। पहले तो उद्यान विभाग ही करवाता था, लेकिन अब ये लोग भी हमें प्रशिक्षण दे रहे हैं। तो हमें इकट्ठे होके उद्यान विभाग में अपना प्रस्ताव रखना होता है कि हम ये प्रशिक्षण लेना चाहते हैं, तो फिर वो खुद आपको बताएंगे कि हम किस तरह से आपको ये प्रशिक्षण देंगे। और मैं समझता हूँ, देखिए जब भी कोई व्यवसाय प्रारंभ करते हैं तो किसी न किसी विभाग से रजिस्ट्रेशन तो करनी पड़ती है। तो दर्शकों मैं आपको बता दूं कि यदि आप मौन पालन, मधुमक्खी पालन से जुड़ना चाहते हैं तो पशुधन रोग नियंत्रण अधिनियम 1994 के 94 के अंतर्गत, क्षमा कीजिए 1994 के अंतर्गत आपको पंजीकृत होना पड़ेगा, तभी आप इस व्यवसाय की ओर अग्रसर हो सकते हैं। और मैं समझता हूं कि जब विभाग के पास आप रजिस्टर्ड होंगे, पंजीकृत होंगे, तो आपको विभाग द्वारा दी जाने वाली जो भी सहायता है वो मिलती रहती है, त्वरित मिलती भी रहेगी। और आपको जैसा आपने कहा प्रशिक्षण संबंधी जो भी जानकारी वो मिलती रहेगी। और क्या सुझाव देना चाहेंगे ताकि हमारा किसान बागवान, क्योंकि देखिए कार्यक्रम का समय समाप्ति की ओर है और आपके बहुत से विचार हैं जो किसानों बागवानों तक पहुंचने चाहिए, तो इस पर क्या कहना चाहेंगे? मेरा सुझाव रहेगा, अगर हमारी मधुमक्खियाँ है पॉलिनेशन के लिए, अगर हम किसी को बक्से को सेब के बगीचे में, आम के बगीचे में या सरसों के खेत में कहीं भी दे रहे हैं, 1 बक्सा हो या 10 बक्से हो, 10 बक्से हो या 1 बक्सा हो, बक्से बराबर है, पर वहाँ पे कोई भी किसान भाई या बहन स्प्रे ना करे। रासायनिक जो स्प्रे करते हैं उससे मधुमक्खियाँ मर जाती है और हमें फिर बहुत हानि हो जाती है। उस हानि से हमें मतलब जो 1 बक्सा हमारा ख़त्म हो जाता है, तो वो जो पालक है वो बहुत निराश हो जाता है, क्योंकि बहुत मुश्किल से हम उन मधुमक्खियों का पालन करते हैं। कभी हमारी जो बरसात के टाइम में चिड़िया है वो खा रही है, रिंगल कभी इनको खा रहे हैं। ऐसे में अगर किसान भाई बहन स्प्रे करते हैं तो वहाँ भी हमें लॉस हो रहा है। तो मेरा एक सुझाव रहेगा कि आप स्प्रे ना करें। जब बक्सा आप मतलब वहाँ से कहीं साइड में चला जाए या दूसरे खेत में या मतलब बहुत दूरी पे रखते, तब आप अपनी फसल में अपनी इच्छा अनुसार कर सकते हैं। देखिए दर्शकों, रीना देवी जी के विचारों को सुनकर के ये बात सामने आती है कि उद्यमेन ही सिद्ध्यंति कार्याणि न च मनोरथै। इच्छा करने मात्र से कुछ नहीं होता, परिश्रम करना पड़ता है। और रीना देवी जी आज उसका साक्षात उदाहरण है। ये कृषि भी करती हैं, स्वयं सहायता समूह से भी जुड़ी हुई हैं और मौन पालक का कार्य भी कर रही हैं, और आज बतौर विशेषज्ञ हमारे कार्यक्रम में आई। इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो दर्शकों, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। धन्यवाद।